हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए एक और नई वीडियो और ये है क्लास 9th के लिए। ठीक है, इसमें हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में तो मे बी 5th चैप्टर होगा और वैसे ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम स्टोरी, जो इस चैप्टर की पूरी कहानी है या फिर इस चैप्टर को समझना है, जो भी कह लें, इसके ये तो हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से। लेकिन इसके पहले का अगर आपने नहीं देखा, इसके पहले के भी हमने और पार्ट्स बनाए हैं जिसमें हमने इसके आगे के टॉपिक समझाए हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, ये थर्ड पार्ट है। स्टार्टिंग के 2 पार्ट और हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स और पढ़ाए गए हैं। आप वहाँ से जा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास और ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ आती रहें। ठीक है, और जिन्होंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ अभी तक इसे शेयर नहीं किया है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला आता है, अमीबा टेक्स इट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ओके, देखिए हमने लास्ट वाली वीडियो में आइसोटोनिक सॉल्यूशन तक पढ़ा था। आइसोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक, मतलब सॉल्यूशंस पढ़ लिए थे। आगे हमें पढ़ना है अमीबा के बारे में। यहाँ अमीबा का दे रखा है, अमीबा टेक्स इट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। हमने देखिए स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले हमने सेल पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा था और फिर उसको डिस्कवर किसने किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि कितने टाइप की सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल किससे बनी होती है, और भी जो भी पार्ट्स थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, डिफ्यूज़न पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा। कुछ टॉपिक्स हमने स्टार्टिंग में पढ़े। अब हमारे पास ये आता है कि अमीबा जो कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर क्या होता है मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि यूनिसेल्युलर क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। और चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। सिर्फ एक सेल, सिर्फ और सिर्फ एक सेल। ठीक है, एक सेल से मिलके बने होते हैं, वो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो उसी का एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म है और ये यूनिसेल्युलर होता है, सिर्फ एक सेल से मिलके बना होता है। अब ये अपना खाना कैसे लेता है? ये अपना खाना लेता है एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या होती है, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम निकाल के रखा है जहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या है। सबसे पहले ये अमीबा है, इसका शेप होता है इर्रेगुलर, इसका कोई शेप ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसके सामने रखा है यहाँ फूड पार्टिकल। ठीक है, अब अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया बनाता है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये कुछ ऐसे ये वाली चीज़, ये है सूडोपोडिया। अमीबा सूडोपोडिया बनाता है और अपने फूड को घेर लेता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, उस फूड को अपने अंदर डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ले लेता है। तो इस टाइप से कुछ अमीबा अपना फूड लेता है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और वो ऐसे अपना फूड लेता है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेल वॉल क्या होती है। ओके, सेल वॉल क्या होती है, देखिए मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जैसे कोई सेल है तो ये सेल की, किसी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग, मान लीजिए ये कोई सेल है। ठीक है, इस सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये सेल वॉल क्या हो गया, अब ये सेल वॉल क्या आई, तो सेल वॉल होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, ऐसे करके बहुत रिजिड टाइप की लेयर होती है, बहुत हार्ड लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, जिसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेल वॉल। ओके, और ये सेल वॉल ना सिर्फ प्लांट सेल में होती है,
एनिमल सेल में नहीं होती, इस बात को आपको याद रखना है। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स की सेल में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल्स की सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और ये सेल वॉल किससे बनी होती है? ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है ये सेल वॉल। अब एक इसमें टॉपिक और आता है प्लाज्मोलाइसिस का। ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? देखिए, जब आप किसी लिविंग प्लांट सेल को जिंदा प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है हम पहले पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप अगर किसी लिविंग प्लांट सेल को रखते हैं तो क्या होता है कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। जैसे कि ये आपकी सेल है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की। मैं बनाती हूँ यहाँ पे एक बार फिर से, ओके, एक सेकेंड। देखिए, ये आपकी सेल है और ये इसकी कवरिंग जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और मैं बनाती हूँ यहाँ पे सेल वॉल, ये इसके ऊपर वाली कवरिंग है, ये सेल वॉल है, ठीक है। अब आप किसी लिविंग प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी कैसी? सिकुड़ जाएगी। कैसे? मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ, थोड़ी ऐसे श्रिंकेज, और ये सेल वॉल इसके ऊपर ऐसे करके रहेगी, ठीक है। तो सेल वॉल से थोड़ा दूर हो जाएगी और सिकुड़ जाएगी। इसी फिनोमिनन को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सेल वॉल के फंक्शन क्या है। तो सेल वॉल के मेनली 2 फंक्शन लिखे हैं यहाँ पे। पहला है कि सेल वॉल क्या करती है, सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है, और सेल वॉल क्या करती है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमने पढ़ लिया। देखिए, हमने यूकैरियोटिक सेल देखा था। यूकैरियोटिक सेल में मेन 3 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पूरा पढ़ लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक टॉपिक और यही जुड़ा हुआ था सेल वॉल का, इसको भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारी बारी आती है पढ़ने की न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? तो ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन मतलब कि न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती हैं ऐसे करके। अब न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता है, मैं आपको भी न्यूक्लियस का डायग्राम भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं बस बता रही हूँ कि न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, यानी उसके ऊपर 2 कवरिंग रहेंगी, ठीक है। इसकी बाहर वाली कवरिंग को कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी बाहर वाली कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो क्या करते हैं कि न्यूक्लियस से सामान बाहर जाएगा और न्यूक्लियस से बाहर से सामान न्यूक्लियस के अंदर आएगा। तो ये जो सारा काम होता है ये उन पोर्स के थ्रू होता है जिन्हें न्यूक्लियोपोर कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोपोर भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे सामान न्यूक्लियस के अंदर आता है और न्यूक्लियस के बाहर जाता है। सामान मतलब मटेरियल्स, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। रॉड मतलब थ्रेड टाइप का, धागे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर धागे टाइप का स्ट्रक्चर होता है कुछ, जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स में क्या होता है? देखिए, क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल्स रखे होते हैं। क्रोमोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। कैसी इंफॉर्मेशन होती है? क्रोमोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन होती है पेरेंट्स की, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को जो दूसरी जनरेशन होती है, जो नए ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, न्यू बेबी होता है, उसमें ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, पेरेंट्स से उस इंफॉर्मेशन को लेके और उस बेबी में डालते हैं, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि तुम्हारे बाल जो हैं अपनी मम्मी के जैसे हैं, या फिर तुम्हारी हाइट बिल्कुल तुम्हारे पापा के जितनी है या उनके जैसी है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं ये क्रोमोसोम्स के पास होती हैं, और ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो न्यू बेबी होता है उसमें इस इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल में ही इस इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में होता है डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल में दो चीज़ें होती हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सरीबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लियस का एक और मेन काम है कि वो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन का काम उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है, अब न्यूक्लियस के पास ही है सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स की, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स है, तो फिर इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या होगा अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। ठीक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना प्रेजेंट हो तो क्या होगा, तो होगा कुछ ये कि जितना भी न्यूक्लियस का पूरा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जितना भी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो जो मटेरियल्स हैं वो सब साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे कि ये सेल है, यहाँ पे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो ये जो सारी जगह खाली है ये इसमें एक फ्लूइड टाइप का भरा होता है, इसी को आप क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो अगर इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है वो सारा साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई मतलब एक अनडिफाइंड न्यूक्लियस हो जाएगा। आप कह नहीं सकते कि हाँ इतना न्यूक्लियस है या इतनी जगह तक न्यूक्लियस है, तो एक अनडिफाइंड रीजन बन जाएगा, पूरे में फैल जाएगा वो न्यूक्लियस का पूरा जो भी मटेरियल होगा वो पूरे में फैल जाएगा और उसे आप कहेंगे न्यूक्लियोइड। उसी रीज़न को आप न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको न्यूक्लियस का डायग्राम दिखा देती हूँ। न्यूक्लियस का डायग्राम ऐसा होता है, ये बना है न्यूक्लियस। देखिए इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स भी हैं, बीच में गैप भी है, ये छोटे छोटे पोर्स है। अब इसके बीच में ये है न्यूक्लियोलस, और ये जो आपको धागे जैसा दिख रहा है यही है आपका क्रोमेटिन, या फिर आप कह सकते हैं इसे क्रोमोसोम्स, यही है। ठीक है, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरी चीज़ पे चलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस हो जाता है, और ये जो खाली जगह है जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, और जो खाली जगह साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो अपना अलग अलग काम करेंगे। अब मैं इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको बताती हूँ, क्या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। देखिए मैंने बताया आपको साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन मतलब सबकी एक बाहर से कवरिंग लगी होगी सब पे, तो एक मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स का काम क्या होता है, ये अपना अलग अलग काम करते हैं सेल में। ठीक है, कुछ का अलग काम है, कुछ का अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। एग्जाम्पल हो गया जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के नाम हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका नाम बहुत अजीब है, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, चलिए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे दे रखा है, इट इज़ अ membranous network of tube like structure extending from nuclear membrane to plasma membrane। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कहाँ होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक ट्यूब जैसा नेटवर्क बना है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, उसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है,
अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, आपको इसकी लोकेशन पता चल गई कहाँ होता है। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ख़त्म हो जाता है, एक ट्यूब जैसा कुछ होता है, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और आरबीसीज में भी एब्सेंट होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो मैमल्स की जो रेड ब्लड सेल होती है उसमें भी नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट नहीं होता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे नहीं होता। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ से समझ में आ रहा होगा, उसकी सरफेस थोड़ी रफ होती है। क्यों रफ होती है, क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उस पर ना राइबोसोम्स चिपके होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं मैं आपको भी आगे बताऊंगी, ठीक है। बस आप इतना समझिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ में नहीं होते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, क्योंकि हर सेल ऑर्गेनेल अलग अलग फंक्शन करता है। तो पहला सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये सेल को इंटरनल सपोर्ट देता है, अंदर से सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसका काम है कुछ ट्रांसपोर्ट करने का, जैसे न्यूक्लियस से सामान को उठाएगा, न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन को लेगा, न्यूक्लियस से मटेरियल को लेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालेगा, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोडक्ट को लेगा और न्यूक्लियस के अंदर डालेगा। इसका यही ट्रांसपोर्टेशन का काम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, यही काम है इसका। अब बात करते हैं आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं इसीलिए। और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, लिपिड्स भी एक तरह का न्यूट्रिएंट कह सकते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है लिपिड्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है और इसको ट्रांसपोर्ट करता है। देखो सबका अपना अपना काम है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था ना कि मैं राइबोसोम्स के बारे में बताऊंगी, तो अब देखिए राइबोसोम्स क्या होते हैं। उसके पहले आप देख लीजिए यहाँ पे इसका डायग्राम, ये है न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे देखिए छोटे छोटे पोर्स हैं जिनका नाम दे रखा है न्यूक्लियर पोर। इसके साइड में ये है ऐसा, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे करके ट्यूब्स जैसा कुछ, इसी को कहते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि देखिए इस पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और ये उस साइड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरी तरफ इस तरफ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो ऐसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, जरा राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। देखिए राइबोसोम्स ना बहुत छोटे स्फेरिकल बॉडीज़, स्फेरिकल मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं राइबोसोम्स, जो कि साइटोसोल में होती है। साइटोसोल आप कह सकते हैं, ऐसे ही जो आपका ये साइटोप्लाज्म है इसी में ऐसी पड़ी होती हैं, फ्रीली मूव करती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आपको मिलेंगी ऐसी फ्रीली, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपकी हुई मिलेंगी। तो मैंने आपको बता दिया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। और ये राइबोसोम्स किससे बने होते हैं, ये राइबोसोम्स बने होते हैं RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से, इनसे बने होते हैं, ठीक है।
अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन देखते हैं। इसका सबसे बड़ा वाला फंक्शन तो यही है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसका सबसे बड़ा फंक्शन यही है, ठीक है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा अमीबा कैसे फूड लेता है, उसके बाद सेल वॉल क्या होती है, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उसके बाद साइटोप्लाज्म पढ़ा, फिर सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा क्या होते हैं, और उसमें से एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद दिस सेशन। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम और भी जो पार्ट्स बचे हैं अब सेल ऑर्गेनेल के उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो सो टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं हम अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।